नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी। हम लोगों ने इसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी को पहले डिस्कस किया हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का असेंशियल फीचर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इसकी इंपॉर्टेंस को एस्टेब्लिश किया था। व्हाट इज स्वेरेबिलिटी, होता क्या है डॉक्ट्रिन स्वेरेबिलिटी? फॉर एग्जांपल सरकार ने लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट में कई सारे लॉ बनाए। लॉ के कई सारे प्रोविजन थे। अब जब लॉ बनता है उसमें कई सारे प्रोविजंस होते हैं, ठीक। और हम लोग ये मानते हैं कि तो ये लॉ के 5 प्रोविजन थे, 1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कोर्ट ये मानता है कि कोई भी लॉ जब बनता है, हर लॉ में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। अगर कोई कमी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे किसी भी प्रोविजन को हटाया जा सकता है। रीजन उसके पीछे कोर्ट ये कहता है कि लॉ इन अ होल रिजेक्ट नहीं कर सकते। सॉरी, लॉ एज अ होल रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये लॉ के सारे प्रोविजंस हैं। प्रोविजन 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है। अगर 5 को लेके कोई प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है कि हम इस 5th प्रोविजन को रिजेक्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे लॉ को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये लॉ ऑफ सिविरेबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट अपनी कई सारी जजमेंट में ये लॉ, ये जो डॉक्ट्रिन है, इसको अप्लाई कर चुका है। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ ऑफ सिविरेबिलिटी। लॉ के अंदर 10 पॉइंट होंगे। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पंजाब में किसान एजिटेशन हुआ, सरकार ने बिल बनाया। हो सकता है बिल में कई सारी कमियां होती, जो कमियां होती, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उन कमियों को चेक करता, उसको कमी को नजर आती, उसको कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नजर आता, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन को रिमूव कर सकता था कि मुझे ये वाला पूरे का पूरा प्रोविजन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी के 4 प्रोविजन आपने जो किए हैं ये सही हैं, जो एक प्रोविजन गलत होगा उसको रिमूव कर देंगे। जैसे आप में कई सारी आदतें हैं, है ना, उसमें जो बुरी आदत है उसको बाहर निकाल दोगे, यू आर परफेक्ट। एवरीबॉडी इज परफेक्ट अगर उसकी बुरी आदतें बाहर हो जाएं, तो कोई भी परफेक्ट हो सकता है। हालांकि कोई परफेक्ट होता नहीं, पर फिर भी ऐसी कोई लॉ परफेक्ट नहीं होता। हर लॉ में कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं। बट अगर वो वीकनेस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो ऐसे प्रोविजन को रिमूव कर सकते हैं। बस यही डॉक्ट्रिन ऑफ सिविरेबिलिटी है। अभी तक 3 या 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज किया है। Recently clarified doctrine of severability can be applied to suit for specific performance, but not only the exceptional cases, reaffirming its limited yet critical role in preserving constitutional balance. About the doctrine of severability or separability, the doctrine of severability is a key constitutional principle used by the courts to strike down only the unconstitutional provisions. सिर्फ unconstitutional provisions को ही हटाएंगे। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, पूरे के पूरा लॉ रिजेक्ट नहीं हो सकता। ऑफ अ लॉ वाइल रिटेनिंग द वैलिड पार्ट्स। क्यों रिजेक्ट नहीं हो सकता? क्योंकि इंडिया में सरकार लोगों के लिए होती है, और सरकार लोगों को रिप्रेजेंट करती है। सरकार लोगों के लिए लॉ बनाती है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। एंड इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉ इन फेवर ऑफ पीपल, तो लोगों के पास एक प्रोविजन है ना कि 5 साल के बाद सरकार बदल देंगे, अगर उनको सरकार के काम पसंद नहीं आएंगे। अदरवाइज सरकार एफर्ट यही करेगी कि हम लोगों को नाराज नहीं करें, हम कुछ ऐसा नहीं करें जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराए, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास अपनी एक अथॉरिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन लॉ को, या पार्लियामेंट के बनाए हुए किसी भी लॉ को रिव्यू करने की अथॉरिटी रखता है, जुडिशियल रिव्यू करने की अथॉरिटी रखता है।
और अगर ऐसा कोई प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के थ्रू पहुंचा है कि लॉ के अंदर 10 चीजें हैं, इनमें से 2 में हमें एतराज है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 2 को हम चेक करते हैं, अगर हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिलेंगे हम उसको रिमूव कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट चेक करता है, उसको 2 में से सिर्फ एक प्रोविजन ऐसा मिलता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन को हटा देगा। In simple terms, if a portion of a law is unconstitutional, but can be separated from the rest without affecting the law intent and operation, only that defective part is removed and rest continues to operate। इसका मतलब ये ऐसा है कि जैसे आप आलूओं की एक बोरी लेके आते हैं या एक घर में 1 किलो आलू या टमाटर लेके आते हैं, उसमें से एक सड़ा हुआ है तो सड़ा हुआ बाहर फेंक देंगे, सारे थोड़ी फेंकेंगे ना। तो वैसे ही ये लॉ है। तो की फीचर्स क्या है? इफ अ लॉ कंटेन्स बोथ वैलिड एंड इनवैलिड प्रोविजंस कनेक्टेड बाय एंड the valid portion can function independently, the valid part will be upheld. However, if the valid and invalid parts are inseparable, the entire law may be struck down। अगर उनको सेपरेट नहीं कर सकते then रिमूव कर देंगे, उसको पूरी के पूरे पार्ट को स्ट्रक डाउन कर देगा। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी रखता है ये। जनता के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि जनता को सरकारों के लॉ कभी पसंद नहीं आते। ऐसे जब जीएसटी आया था उसमें भी कई सारी कमियां थी, पर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल से कुछ नहीं था। तो सरकारों को खुद से लगा कि हमें कल को वोट भी लेने हैं, तो सरकारों ने उसको बार-बार अलग-अलग टाइम पे उसको रिफाइन किया, जैसे अभी जीएसटी 2.0। ठीक। द प्रोविजन दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पर्पसेस इज कंसिडर्ड इनवैलिड टुगेदर। द डॉक्ट्रिन दस बैलेंस judicial restraint by not striking down entire law with constitutional supremacy by removing unconstitutional parts। अब लैंडमार्क जजमेंट में AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज स्ट्रक डाउन बाय वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली पार्ट नहीं था, हम AK गोपालन के डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। सरकार ने इनको अरेस्ट किया था, उसको लेके फिर ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो जी, लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसे हम हटा देंगे, बट द रेस्ट ऑफ द एक्ट वाज अपहेल्ड एंड इट वाज सिवेरेबल एंड कुड फंक्शन इंडिपेंडेंटली। पूरा लॉ जो है वो ठीक से काम करेगा। एक प्रोविजन जो हमें गलत लग रहा है हम उसको रिमूव करते हैं। मिनर्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड सेक्शन 4 एंड 55। ये इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, उससे पहले केशवानंद भारती की इसकी जजमेंट आ चुकी थी। तो यहाँ पर मिनर्वा मिल केस आता है, केस हमारी यूट्यूब वीडियो पे पड़ा है, जाके देख लेना। 42nd अमेंडमेंट के बाद सरकार ने ऐसा किया था। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। होल्डिंग दैट द एक्सीडिंग पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर्स, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी को सुपरसीड कर लिया था पार्लियामेंट की अथॉरिटी ने, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी लॉ को जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता जिसे पार्लियामेंट ने पास किया। सुप्रीम कोर्ट कहता मानते हैं टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही है जो फंडामेंट राइट का रियल प्रोटेक्टर है, और उसकी डेफिनेशन देने की अथॉरिटी भी सुप्रीम कोर्ट की ही है। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये जो लॉ है ये आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में हमारी अथॉरिटी को बिल्कुल खत्म कर देगा, नलिफाई कर देगा, और हम इसको आज एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये कि सरकारें कल को डिक्टेटर हो सकती हैं। ठीक, तो इस करके हम उस प्रोविजन को रिमूव करते हैं। हाउएवर द रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट वाज सस्टेन्ड। उसके बाद किहोतो होलोहान वर्सेस जेचुलू केस आता है 1992 के अंदर। ये केस रिलेटेड था 10th शेड्यूल से, और क्योंकि उसमें जो इंडिया में रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो एंटी डिफेक्शन जो लॉ था उसका कोई प्रोविजन था नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ नाम की कोई चीज़ थी नहीं। बाद में फिर इसको ऐड करते हैं, और उसमें ये प्रोविजन था कि ये जो अथॉरिटी थी स्पीकर की, जो स्पीकर होता है, तो स्पीकर की अथॉरिटी को उन्होंने लिमिट किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर को अथॉरिटी देता है कि वो पार्लियामेंट को चला सकता है, उसको चलाने की अथॉरिटी देता है। उसकी किसी भी जो एक्ट है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कहता है चैलेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी की कैटेगरी में आता है या ट्रिब्यूनल की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही। इस करके इसके किसी भी एक्शन को अगर वो नलीफाई किया जाएगा अगर ऐसा कोई भी लॉ कलरेबल लेजिस्लेशन होगा या ऐसा कोई भी लॉ जो बैड इंटेंशन से होगा, और ऐसे किसी भी लॉ को हम नलीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पीकर भी अगर बैड इंटेंशन से कुछ करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेक्ट द लेजिस्लेटिव इंटेंट बाय प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोर्शन ऑफ द लॉ, जिसको हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में पार्लियामेंट को सुप्रीम माना गया है, पार्लियामेंट की लॉ को भी सुप्रीम माना है, और अगर ये पार्लियामेंट कुछ गड़बड़ करती है तो पार्लियामेंट ही आंसरेबल है, बट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा। इंश्योर दैट जुडिशियल रिव्यू, क्यों?
क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है आर्टिकल 368 का यूज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी हद तक अमेंडमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस। बट प्रोविजन ये कहता है कि ऐसे तो सरकारें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगी आर्टिकल 368 का यूज करके, तो उस केस में पार्लियामेंट की अथॉरिटी को बैलेंस करता है या लिमिट करता है या एब्रिज करता है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी। Protect legislative intent by preserving constitutional provision of the law, ensure judicial review, maintenance the balance between legislative and judiciary। तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अब इसको रिसेंट डेज में क्या कहा है, जुडिशियल ओवररीच है। ये पहले जुडिशियल एक्टिविज्म था, आजकल इसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। जुडिशियल ओवररीच तो कहते हैं ये ठीक नहीं है, तो ठीक है, वो अपनी जगह कोर्ट सही है और सरकारें हमेशा कोर्ट की जजमेंट्स के अगेंस्ट रहती हैं। यूपीएससी प्रीलिम के लिए विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। याद आया बेटा, हम लोगों ने सेवरेबिलिटी किया था, आ गया ठीक। देन उसके बाद आंसर में इट अलाउज द कोर्ट टू स्ट्राइक डाउन एन एंटायर लॉ इफ एनी ऑफ इट्स प्रोविजन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सही कह रही है एकदम। एक मिनट। हाँ, it allows the court to strike down an entire law if any of its provision are unconstitutional। any of provision होगा तो फिर वो provision ही गलत होगा ना, पूरे का पूरा लॉ स्ट्रक डाउन नहीं होगा, जिसको हमने डिस्कस किया। पूरे का पूरा लॉ स्ट्रक डाउन नहीं होगा, उसका कोई प्रोविजन अगर गलत है तो वो बाहर होगा, बाकी तो सारा लॉ एक्सेप्ट हो जाएगा। So it aims to preserve the valid parts of the statute while removing only the unconstitutional one। ये ठीक है एकदम। The doctrine is also referred as the doctrine of separability। भी ठीक है, तो 2 and 3 is the right answer। Which of the following cases are related to the doctrine of severability? मिनर्वा मिल केस, किहोतो होलोहान केस, केशवानंद भारती केस नहीं है, एक ही गोपालन केस है। UPSC doctrine of severability ensures that judicial review protect constitutional rights without undermining legislative intent। Discuss the significance of the held the relevant case। आंसर में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी में क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन हाउ द डॉक्ट्रिन ऑपरेट्स, सेपरेटिंग वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स, मेंशन लैंडमार्क केसेस, एक की गोपालन मिनर्वा मिलन की हो तो होलोहान, डिस्कस लिमिटेशंस, इनसेपरेबल प्रोविजंस, वेग स्टैट्यूट, कंक्लूजन हाईलाइट इट्स रोल इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेन एंड लेजिस्लेटिव बैलेंस।